हो गया? बिल्कुल सर। यहाँ पे भी cos ओमेगा टी होगा, cos ओमेगा डी टी प्लस फाइव। ओमेगा डी होगा एंड ये भी ओमेगा डी होगा। घर से एक बार कर लेना, ठीक है? अब ये फिर बोल रहा हूँ कर लेने के लिए, नहीं तो फिर ये तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा, ठीक है? इसलिए पढ़ देना इसको। इससे हम कंप्लीट। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिक प्रॉपर्टीज। पहले से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद उस साइड लिख लिए? नहीं, हाँ लिख लिया। उस साइड तो लिख लिए होंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब चलो देखो यहाँ पे समझना, ये आ गया हमारे पास फाइनली x मतलब डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्सपी। एक्सपी का मतलब वहां पे एक्सपी का लिखा हुआ है, ठीक है? ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है? डिवाइड इनटू कॉस ओमेगा डी इंटू टी प्लस फाइव। ओमेगा डी क्या है? फोर्स का जो फ्रीक्वेंसी था, ठीक है? ओमेगा डी क्या है? फोर्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है? अब यहाँ पे देखो इसमें क्या हो सकता है, ठीक है? एक्सपी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें, ये आएगा। एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? ये एक्सपी हमारा क्या है? कॉस ओमेगा टी। तो ये एक्सपी क्या एम्पलीट्यूड है? समझ में आया? बुक में ए लिखा हुआ है, ठीक है? उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्सपी है, ठीक है? पर्टिकुलर इंटीग्रल इसमें पी से रिप्रेजेंट किया। तो ये हमारे पास है फंक्शन। और ये चलो इसकी बात करते हैं, इसको देखो, ठीक है ना? इसको अगर तुम देखोगे तो एक्सपी इज इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारे पास? ये एक्सपी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ओमेगा ये डी ओमेगा डी इंटू बी ओमेगा डी स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा इस पूरे का स्क्वायर कर दो ना, बताओ, ये पूरे पे स्क्वायर कर दिया हमने एंड ये रूट, ओके? अब देखो यहाँ पे ये टर्म में एक केस क्या कर सकते हैं कि हम b की वैल्यू 0 कर देते हैं। b की वैल्यू 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा? डैम्पर खत्म। b क्या था? डैम्पिंग कोएफिशिएंट था। तो अगर हम b हटा देंगे तो क्या होगा? डैम्पिंग, ठीक है? तो केसेस की बात करते हैं। केस 1, इफ नो डैम्पर डैम्पिंग कोएफिशिएंट, इफ देयर इज नो डैम्पिंग, ठीक है? देयर इज नो डैम्पर, डैम्पर लिखो बिनी, ठीक है? तो b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो xp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस विल बी f डिवाइडेड बाई m स्क्वायर। ये वाला टर्म रहेगा ओमेगा डी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर रूट अंडर। समझ में आया? अब देखो इधर यहाँ पे समझना, ये ओमेगा नॉट जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू रूट अंडर के बाई एम,
ठीक है। यहाँ पे ये हो गया हमारे पास कब, जब डैम्पर नहीं है तो, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हो ऑल्सो इफ बी इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, ठीक है। जब वेरी स्मॉल होगा उस केस में भी हम उसे नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये हो गया हमारे पास, तो ये हो गया ओमेगा नॉट इज इक्वल टू रूट अंडर के बाई एम। सोचो अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, समझ में आया, ये दोनों इक्वल हो जाए, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा, तो समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो, इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा। तो उस केस में डैम्पर हमारा एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो जाएगा, हमारा ओसिलेशन ऐसे होना चाहिए था, वो बिल्कुल ऐसे करने लगेगा, समझ में आया। तो एम्पलीट्यूड हमारा बढ़ जाएगा। तो तुम पढ़े होगे ना, बचपन में पढ़े हो, छोटे क्लास में पढ़े होगे कि जब वो सोल्जर पुल के ऊपर से जाते हैं, किसी भी ब्रिज के ऊपर से जाते हैं, तो उनको बोला जाता है कि उनका फुट स्टेप मैच नहीं करना चाहिए। फुट स्टेप मैच नहीं करना मतलब एक साथ आगे ताल नहीं चलने चाहिए, ठीक है, मतलब फुट स्टेप मैच नहीं करना चाहिए। रीजन क्यों, इसीलिए, ठीक है। अगर वो फुट स्टेप मैच करेगा तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वो क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, ठीक है। अगर उस फोर्स की फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट जो ब्रिज है उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, इस केस में पुल टूट सकता है, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट, वो जितने भी ऑब्जेक्ट है ना, सभी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, सभी की नेचुरल कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तुम्हारा आदमी बॉडी में भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। देखोगे कुछ पर्सन को क्या होता है, बस में ट्रैवलिंग करने पे उनको प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, वॉमिटिंग वाली सिचुएशन होती है। रीजन क्यों, क्योंकि उनकी ना बॉडी, उनके माइंड की ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। जब तुम बस में ट्रैवल करते हो तो बस का हर ऑब्जेक्ट क्या करता है, वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो वाइब्रेट करने से क्या होता है, वाइब्रेट करने से वाइब्रेशन उसके फ्रीक्वेंसी और अगर तुम्हारे माइंड की फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर गई तो उस केस में क्या होगा, तुम्हारा वाइब्रेशन बहुत तेज होने लगेगा और तुम्हें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। कभी सुनिए कि ट्रेन में वॉमिटिंग हो रहा, ट्रेन में बहुत कम वॉमिटिंग होता है, ठीक है। ट्रेन में बहुत ज्यादा थोड़ी ना ऑसिलेट करता, वो ऑसिलेट नहीं करता है, ठीक है। ट्रेन में बहुत ज्यादा ऑसिलेट नहीं करता जितना बस पे करता है, ठीक है। तो बस में प्रॉब्लम ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे जल्दी जल्दी वाइब्रेट करता है। और ट्रेन में देखोगे ना, ट्रेन में जो जिस पटरी पे चलता है वो बहुत रेयरली, ट्रेन अगर वाइब्रेट करेगा आराम से नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, ठीक है, उसमें वाइब्रेशन नहीं होता। लेकिन बस जो रोड पे चलती है उसमें देखो बहुत तेजी से वाइब्रेट होता है, ठीक है। उसका वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर गया तो वॉमिटिंग होगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर ये नेचुरल, ये जो फोर्स फ्रीक्वेंसी है, अगर वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ जाए, ओमेगा नॉट है, ठीक है। अगर इफ यहाँ पे मतलब अगर ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, हाँ बोलो सर। मतलब वाइब्रेशन किस हिसाब से, मतलब जो चलते चलते अगर जैसे रोड अगर ऊपर खबड़े तो वो ऐसे ऐसे करेगा तब क्या, नहीं रे बाबा, रोड ऊपर खबड़े भी होगा तभी भी वाइब्रेट करता है। तो वो कैसी मोशन होता है ना, मोशन होता है तो वहाँ पे इंजन के पार्ट क्या होता है, मूव करते हैं, ठीक है। तो मोशन, कुछ भी चीज का मोशन होगा तो वो वाइब्रेट होगा ही थोड़ा ना थोड़ा, ठीक है। अभी हम बोल रहे थे, तुमको क्या लगता है ये एयर क्या वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है, हर यहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। तो हर चीज वाइब्रेट करती है, हर चीज का नहीं भी कुछ भी नहीं होता अभी भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। अगर वो नहीं भी मोशन हो रहे तो क्या होगा, टेम्परेचर नाम सुने हो ना, टेम्परेचर चीज होती है, ठीक है, टेम्परेचर, हाँ, उसकी वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। तो हर किसी का भी वाइब्रेशन होता है, हर में वाइब्रेशन होता है, हर चीज का नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। अगर वो मैच करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। इफ ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, मतलब क्या, फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी is equals to natural frequency, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है, कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। तो इसका स्पीड से कुछ है रिलेशन? नहीं, ठीक है, स्पीड से कोई रिलेशन नहीं है। तुमको बस धीरे चले या ज्यादा तेज चले, तुमको वाइब्रेशन समझना, वाइब्रेशन हो रहा है तो तुमको दिक्कत होगी, ठीक है। बस अगर रुक गई तो तुम्हें नहीं होगा, क्योंकि रुक गया तो वाइब्रेशन नहीं होने लगेगा, ठीक है। स्पीड से कैसे नहीं है, सर मोशन कर रहा होगा तो मोशन धीरे, तो सर अगर धीरे करेगा तो उसके पार्ट्स तो सर जो, अच्छा अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट, अच्छा बताओ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, पढ़े हैं ना, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, हम लोग वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन वर्क के लिए डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। वर्क के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अब वो ज्यादा तेजी से मूव करे, कम तेजी से मूव करे, क्या मतलब है उसको,
ठीक है। सिमिलरली वाइब्रेशन से हमें मतलब है, अगर वाइब्रेशन हो रहा है, अगर गाड़ी चालू हुई है, ठीक है, लेकिन वो गाड़ी रुकी हुई है तो तुम्हें दिक्कत होगी। अच्छा, ऑन और नहीं चल रही तो प्रॉब्लम तो होगी। होगा ना, वाइब्रेशन होगा वहां पे, ठीक है, तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो देखो इधर, ये रेजोनेंस का कंडीशन हुआ, ठीक है। फोर्स फ्रीक्वेंसी अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगा तो ये रेजोनेंस का कंडीशन है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखना एम्पलीट्यूड टेंड्स टू, अच्छा पहले लिखो ये, समझ में आया? ये वाला पार्ट तुम्हें याद रखना है, ठीक है। एम्पलीट्यूड, रेजोनेंस पूछा जाएगा कि रेजोनेंस क्या होता है, ठीक है, ओके। तो रेजोनेंस पूछा जाएगा कि क्या होता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है रेजोनेंस, इसी की वजह से बोला जाता है फुल ब्रिज टूट सकता है, ठीक है। इसीलिए अभी के डेट में देखोगे ना, तो जितने न्यू ब्रिज बनाए जाते हैं ना, तो वहां पे स्पेशली स्प्रिंग डाला जाता है, ठीक है। स्प्रिंग वहां पर डैम्पर डालते हैं ताकि डैम्पिंग कोफिशिएंट उसका बढ़ा दें, ठीक है। डैम्पिंग कोफिशिएंट बढ़ा देंगे तो कभी भी ये इनफाइनाइट को नहीं पहुंचेगा, ये बी की वैल्यू जीरो नहीं होती, कभी भी जीरो नहीं होती। ये तो एक आइडियल सिचुएशन लिखा है मैंने जिसमें बी की वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है। ये बहुत कम होगी ना, बहुत कम के केस में क्या होगा, ठीक है, वो भी लिख देंगे, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जब तुम बैठो ना तो तुम अपने हेड को कोशिश करो कि हेड को बस के पार्ट से टच नहीं करो, तो हिलेगा, बट के सॉलिड वाले पार्ट से बिल्कुल टच नहीं करना, ठीक है। अगर तुम्हें और ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। ऐसा बोला जाता है लेटने से कुछ नहीं होगा, बढ़िया कुछ भी नहीं है, लेटना से कोई फायदा नहीं होता। अगर तुम्हारे पास दिक्कत है, अगर तुम लेट गए तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसलिए तुम बैठ जाओ, वो ज्यादा बेटर है, बैठो, उसके बाद हेड को किसी भी चीज से कांटेक्ट नहीं करके रखो, ठीक है। तो हर किसी की जो बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी वो भी अलग होगी, तो वो किस तो पे इसीलिए तो हर किसी को थोड़ी ना, तो वो किस पे डिपेंड होती है? अब वो आदमी कैसे बताया जा सकता है, बॉडी है, वही बोल रहा हूँ ना, वो सर यदि सेम होगी तो जरूरी है वॉमिट होगी? नहीं रे बाबा, तो प्रॉब्लम होगी, हम ये बोल रहे हैं। नहीं सर, बट वो किसी चीज पे तो डिपेंड करती होगी ना, वो नेचुरल वाइब्रेशन ही बायोलॉजी हमको नहीं आता। चलो देखो इधर, यहाँ पे देखो, ये हो गया, समझ में आ गया। अब ये देखो, ये हो गया रेजोनेंस कंडीशन। ना यहाँ पे लिख लेना हेयर एम्पलीट्यूड will tend to infinite, ठीक है, इनफाइनाइट, यहाँ पे इनफाइनाइट को टेंड करेगा, ठीक है। एक्चुअली अगर उससे ज्यादा होगा तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे कम भी होगा तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस उतना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिक्कत ना होना, इसके लिए क्या करते हैं हम, सडन, जब हम देखते हैं कि ये एकदम इक्वल होने वाला है तो हम सडन बढ़ा देते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम ये देखते हैं जैसे टरबाइन रोटेट किया जाता है, ठीक है, तो टरबाइन को रोटेट करते समय उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, उसकी कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ऊपर से हम वाटर उस पर इम्पैक्ट करा के उसको रोटेट कराते हैं, ठीक है। तो वाटर जब इम्पैक्ट कराएंगे तो वो रोटेट करने लगेगा, एंड रोटेशन से उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। जब रोटेशन बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम आता है जब उसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए, तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में वो ब्रेक हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम देखें ये पहुंचने वाला है, हम सडन एक साथ बहुत ज्यादा वार्निंग दे देते हैं, तो क्या होता है, वो तुरंत ओमेगा नॉट होता है, लेकिन ये इतना देर पे रहता नहीं है, सडन इसको क्रॉस कर जाता है, ठीक है, समझ में आया। इसके जैसे इसके इक्वल होने वाला होगा, हम क्या किए, स्पीड अचानक से इंक्रीज कर दिए, ठीक है, तो इसको क्रॉस कर जाएगा तुरंत, वो रहेगा नहीं इस पे, ठीक है। अगर इसके पास रहा तो दिक्कत, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में देखो, यहाँ पे केस टू, ठीक है। केस 2 में ये जो बी लिखा हुआ है वेरी स्मॉल लिखा हुआ ना, अगर बी इज, यहाँ पे बी इज वेरी स्मॉल, तो बी इज वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल, उस केस में क्या होगा, एंड
ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा डी इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, ठीक है। अगर उस केस में होगा तो तुम क्या देखोगे, ये वाला ओमेगा नहीं, ये स्मॉल है लेकिन अभी भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ये जीरो नहीं है, समझ में आया ना। तो अब वो वाले ऊपर वाले पार्ट से देखोगे तो एक्स पी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एफ डिवाइडेड बाय ये क्या होगा, ओमेगा डी इंटू बी, यही आएगा बिल्कुल, ठीक है। ये यहाँ पे लिखे हो ना, इसको हटा दो, ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। चलो तो ये आ गया हमारे पास एक्सपी। अब यहाँ पे जब तक ये वाला पार्ट रहेगा ये कभी भी इनफाइनाइट को मेंटेन करेगा, ठीक है, नेवर बी इनफाइनाइट, ठीक है। इसीलिए कभी भी एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट नहीं होता, क्योंकि बी कभी भी जीरो नहीं होता। एयर भी है तो एयर भी डैम्पर का काम करता है, ठीक है। तो एयर भी है तो डैम्पर का काम करेगा, तो ये कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता, ठीक है। इनफाइनाइट नहीं हो सकता, इनका इंक्रीज कर सकता है, ठीक है, इंक्रीज करके मैक्सिमम हो सकता है जब हमारा इसकी वैल्यू इक्वल हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट है, तो ये रेजोनेंस कंडीशन है, यस सर, ठीक है। तो रेजोनेंस कंडीशन में तुम्हें एम्पलीट्यूड पूछा जाएगा, एम्पलीट्यूड कितना होगा, एफ डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट इनटू बी, ठीक है, समझ में आया। बस लिखो इसको, लिखे, चलो एसएचएम तुम्हारा खत्म हो गया। रेजोनेंस कब होता है, जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड फोर्स फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए, ठीक है। तो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, सही। मुझे क्या करो बताओ, बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं देखो, फिजिक्स का रिलेटेड है, मैं आगे जाएगा, देखो फिजिक्स भी है ये, तो नहीं गलत बात होगी। नहीं, बायो और फिजिक्स दोनों मिक्स होके आगे। सर बायो तो फिजिक्स में नहीं पता, बायो में नहीं पता, ये चीज आई क्यों होती है, ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये हो गया, चलो अब डाउट पूछो, जो डाउट है जल्दी से। जो हम लोग कर रहे थे वो नहीं हुआ था ना पूरा, कौन कौन सा बाकी था, जल्दी से पूछो, टाइम है। हाँ है, कौन सा क्वेश्चन था, फोर्थ और सिक्स्थ। फोर्थ थर्ड सिक्स्थ, एक तो हो गया था ना, थर्ड बाकी था। नहीं, फोर्थ नहीं हुआ था सर आपसे। थर्ड हुआ था, वो थर्ड नहीं हुआ था सॉल्व कल फोर्थ नहीं हुआ था। अच्छा देखो 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 कौन सा क्वेश्चन था, देखो। मैं शीट में लग गया था। हाँ चलो सीट निकालो जल्दी से, ग्रेविटेशन के देखो। हाँ क्वेश्चन नंबर, अच्छा 5 हो गया था, 4 नहीं हुआ था, 6 भी हो गया था ना सर इस 6 फर्स्ट पेज का था। अच्छा 6 इसका था, ओके। तो हमें करना कौन, अच्छा 6 देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो इधर, ए पार्टिकल वुड टाइम टेक t1, हाँ t1 एंड t2, ओके। तो ये अर्थ है टर्नर, तो t डैश तो हमने निकाल लिया था, t डैश कितना था, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने पे t इज इक्वल टू कितना लगेगा, r डिवाइडेड बाय, अच्छा r डिवाइडेड बाय कितना, ओके, इससे निकाल सकते हैं ना, s इज इक्वल टू 1/2 इंटू जी टी स्क्वायर से, इसे निकाल सकते हैं, इससे निकाले थे t डैश इज इक्वल टू क्या था, t डैश इज इक्वल टू 2 इंटू r डिवाइडेड बाय g, ये आ गया 1, ठीक है ना। सेकेंड केस में एक्चुअली यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। जब तुम इसके इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो एक्स एक्सिस में हम लोग लिख रहे थे, ये एक्स डिस्टेंस में हमने क्या लिखा था, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू ये g कैपिटल M x डिवाइडेड बाय r क्यूब, ये आया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे ये माइनस के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर a इज इक्वल टू हम लिखेंगे d2x डिवाइडेड बाय dt2 इज इक्वल टू g कैपिटल M x डिवाइडेड बाय r क्यूब, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी इधर ही है, तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है ना, एंड एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एसएचएम करता है, एसएचएम कैसे करता है ये भी बता दे रहे, तो मैं बताए थे सेंटर पे फोर्स 0, अर्थ के सेंटर पे फोर्स 0 ना, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो इधर हम सेंटर पर से अब बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सेंटर पॉइंट है, इससे एक्स डिस्टेंस पे जाएंगे तो ग्रेविटेशन कितना होगा, जी एम एक्स डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ठीक है ना। एंड डिस्प्लेसमेंट हमारा ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो ये माइनस साइन के साथ,
समझ में आया ना। एंड ये क्या हो गया, ये वाला इधर लेके आओगे d2x डिवाइडेड बाई dt2 प्लस g कैपिटल M बाई r क्यूब इंटू x इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया? ओके पक्का? ओके अच्छा, ये फोर्स है तो स्मॉल एम भी होगा, मल्टीप्लीकेशन में स्मॉल एम भी होगा तो स्मॉल एम भी होगा, तो हो ओके। और मास से डिवाइड कर देंगे तो स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, फोर्स भी हम लिख दें। ओके ओके चलो, तो ये हो गया। x के जो भी मल्टीप्लीकेशन में रहता है वो क्या होता है? x के जो भी एसएचएम के इक्वेशन में x के जो भी मल्टीप्लीकेशन में रहता है वो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। x के मल्टीप्लीकेशन में k बाई एम होता है और k बाई एम को हम लोग बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ये g बाई एम, g इंटू एम डिवाइडेड बाई आर क्यूब लिखेंगे हम लोग। समझ में आया? यस सर। आ गया? ओके ना, तो जी ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू इसका रूट ले लेंगे हम, तो जी एम बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल जी होता है, तो स्मॉल जी बाई आर तो लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, स्मॉल जी बाई आर रूट अंडर। ओके, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है। हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ई टू द पावर में जा रहा था, ये ई टू द पावर में ही जाएगा, फिर ई टू द पावर को cos थीटा एंड sin थीटा के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, लिखे थे ना हम लोग जब एसएचएम पढ़ रहे थे, उसी समय पढ़ रहे थे हम लोग, किए थे। ठीक है, तो ई टू द पावर में उसको फिर लिखे थे cos थीटा sin थीटा में। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर जी बाई आर हो गया ना। अब मुझे बताना, हम लोग पढ़े हैं ना, ये अगर एसएचएम में ये हमारा 0.0 है, यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने में कितना टाइम लगता है, t/4 रे बाबा, t/4 t/4 t/2 हुआ, t/4 t/4 t/2 हो गया, t/2 प्लस t/2 t, तो ये कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये t/4 टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ जाने में। समझ में आया? ठीक है, तो t/4 लगेगा, तो t इज इक्वल टू ये हमारे पास टाइम, दिस विल बी इक्वल टू t/4 एंड t इज इक्वल टू 1/4 इंटू t इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। समझ में आया ना? तो ये 2 कैंसिल, 2 से नहीं 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, पाई बाई 2 इंटू ओमेगा। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, रूट अंडर जी बाई आर। ये क्या आ गया हमारे पास t, एंड t रस निकला होगा, दोनों का रेशियो निकाल लो, निकल जाएगा। समझ में आया? छापो जल्दी से, लिखा लो, लिखो तुम भी। हाँ तब सॉल्व करूंगा। नहीं, तुम सॉल्व कर रहे हो, नहीं आएगा ना बाबा, लिखो तो नहीं है भूल जाओगे। लिखो तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। कौन सी डिग्री का है ये डीपीपी ग्रेविटेशनल डीपीपी 1 क्वेश्चन तो नंबर 1 4, दूसरे साइड का, बैक साइड का अच्छा। क्वेश्चन नंबर और 6 था। अरे बाबा, ये क्यों नहीं बोल, 6 नहीं बोले थे कुछ भी करने के लिए, ये किए ही नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 6 किए थे तुम पक्का, किए हो तुम 6? चलो देखो अभी कैसे करेंगे। अच्छा, इसका डीपीपी 2 सर ये t/4 क्या लिए, कहाँ से t/4 यहाँ से यहाँ जाने में टाइम, मतलब सेंटर से एक्सट्रीम पॉइंट पे, तो उतना ही टाइम एक्सट्रीम पोजीशन से सेंटर पे भी आने में लगेगा। ठीक है, ये पॉइंट जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से वापस आने में सेम टाइम लगेगा। ठीक है, तो t/4 टाइम लगेगा। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे आने में सेम टाइम लगता है। ठीक है, तुम सेंटर बनाए हो, सेंटर कहाँ है तुम्हारा, तो सेंटर से एक सम डिस्टेंस लिखे है ना, जो तुम सेंटर नीचे लेके चले गए, कुछ भी बनाती है। देखो इधर, यहाँ पे देखो, ये सेंटर है, सेंटर से एक सम डिस्टेंस है, बी मतलब डन। देखो 6 नंबर,
अब लिखिए, लिखो। और कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। DPP2 DPP2 कल के आना बिल्कुल, मंडे को, सुना? 192 दोनों भी टेस्ट तो टेस्ट संडे को है बाबा, संडे को टेस्ट देना, घर अच्छा, जाकर हाँ, सॉल्व ठीक करना। नहीं मिला है तुमको, घर जाके हम पहुंचाएंगे तुमको। आता है, कितने दिन पे आता है तुम? देखो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये पहले यहाँ पे हॉलो नहीं था, उस समय फोर्स F1 लग रहा था, तो F1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? G कैपिटल M डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 2R, 2 इंटू R का होल स्क्वायर इंटू स्मॉल m, ठीक है, दिस इज फॉर, ठीक है। सेकेंड केस में हमने यहाँ पे एक कैविटी बना दिया, तो इसका मास m डैश बोल रहे हैं, ठीक है। तो कैविटी नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसके वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा ना। अब देखो इधर यहाँ पे समझना, इसके वजह से फोर्स कैसे निकालेंगे? F2 दिस विल बी इक्वल्स टू F1, नहीं बताया सच में, ये वाला नहीं बताया था। F कैविटी, ठीक है। हमने क्या किया? टोटल फोर्स निकाली और कैविटी की वजह से हम घटा देंगे, ठीक है ना। अब मुझे बताओ इसका रेडियस कितना है? R/2, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे समझना, कैपिटल M इज इक्वल्स टू क्या है? कैपिटल M इज इक्वल्स टू, चलो इधर लिख देते हैं, कैपिटल M इज इक्वल्स टू 4/3 पाई इंटू कैपिटल R क्यूब, ठीक है ना। M डैश इज इक्वल्स टू क्या होगा? 4/3 पाई इंटू R/2 का क्यूब, यानी R क्यूब डिवाइडेड बाई 8। जब इन दोनों का रेशियो लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? M डैश इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा तुम्हें? रेशियो लोगे तो M डिवाइडेड बाई 8 आएगा, ओके पक्का? हाँ, तो ये कैपिटल M/8 आएगा। करना क्या है? ये दोनों कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गया, ये 8 ऊपर जाएगा, ये M इधर जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, तो M/8, ओके ना। अब इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे, कितना आएगा? F ड्यू टू कैविटी दिस विल बी इक्वल्स टू कितना? G M डैश यानी M/8 डिवाइडेड बाय, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस 2R माइनस R/2, 3R/2, ठीक है। तो ये 3R/2 होल स्क्वायर दिख रहा है उसमें, बिल्कुल पक्का ना? बिना देखे बोल दिया करो नीचे, नहीं, ठीक है। दिख गया। चलो देखो इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे F ड्यू टू कैविटी दिस विल बी इक्वल्स टू G M डैश यानी M/8 कैपिटल M/8 डिवाइडेड बाय R/2 का क्यूब, 3R/2, यहाँ पे 3R/2, तो 3R/2 इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 4 ऊपर जाएगा, 4 8 से डिवाइड कर देंगे, चलो लिख ही देते हैं, 4/9 इंटू G कैपिटल M डिवाइडेड बाई 8 इंटू R स्क्वायर, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया? 1/18 इंटू G कैपिटल M बाई R स्क्वायर। तो F2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? F2 इज इक्वल्स टू G कैपिटल M बाई R स्क्वायर माइनस 1/18 इंटू G कैपिटल M बाई R स्क्वायर, ठीक है, आ गया। अब ये क्या आ जाएगा? इधर लेके आएंगे, 18 माइनस 1 17, तो 17G कैपिटल M बाई R स्क्वायर। अब रेशियो ले लो, F1 डिवाइडेड बाई F2 इज इक्वल्स टू F1 डिवाइडेड बाई F2, नहीं कोई नहीं मैच किया, 7/9, 7/9, अच्छा इसमें से इसको माइनस करेंगे, F1 डिवाइडेड बाई F2, F1 कितना? अच्छा 4 है ना यहाँ पे, ओके। तो ये करेंगे हम, ये 4 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा? G कैपिटल M बाई 4 R स्क्वायर माइनस 17G कैपिटल M बाई 18 R स्क्वायर, ये कितना आएगा LCM? पूरा करो इसको, 18 इंटू 2 36 आएगा, तो 36 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या है? 9, 36 को 4 से कर रहे हैं ना, हाँ 9 हो गया, 9, अच्छा डिवाइड करना है ना, मैं माइनस क्यों कर रहे हैं? हम भी माइनस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी 17 आ जा रहा है। 17 देखो सही किया हुआ है, कहीं पे कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक्स है, चेक करो।
m by 8, m by 8 आएगा, यस m by 8 आएगा, 4 3r by 2, 3r by 2, 9 by 4 r square, 9 by 4 ऊपर 9 by 2 cm by, अच्छा अब यहाँ पे ये गलत कर दिया ना, यहाँ पे 4 होगा ना, ये f1 इज इक्वल टू 4 है ना, Yes, sir. ये 4 यहाँ पे कैंसिल, माइनस करो कितना आएगा फिर अब 36 माइनस ये, तो 36 यहाँ पे कितना आएगा 36 तो 7 by 36 7 ना, Yes, sir. 36 r स्क्वायर, अब यहाँ पे डिवाइड कर दो, z कैपिटल M by 7, अच्छा 7 ऊपर में 36 नीचे, 36 इंटू r स्क्वायर, तो ये GM कैंसिल हो गया, r स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर जाएगा ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 ऊपर जाएगा, 9 by 7 आंसर, यस 9 by 7 इज देयर, 7 by 9 इज देयर, तो f2 by f1 है, तो यहाँ f1 by f2 लिखा हुआ है, f2 by f1 इज इक्वल टू 7 by 9, ठीक है, चलो देखो, तो हो गया तुम्हारा DPP 2 करके आना, ठीक है। पता है, ये नमाज के दम नया उठाए थे और इसमें इंच ही नहीं था, मैं तो नया मार दिया। डन, अच्छा इसमें ब्लैक क्यों डाल दिए, तो फिर कोई और ही डाल देना था, दूसरे कलर का होता है। पेन से, अच्छा कौन सा, इक्वेशन टाइप करके इंसर्ट, उसके बाद इक्वेशन सिंबल इधर, अच्छा नहीं सिंबल से, वो सिंबल से एक वो उसमें कर सकते हैं, क्या बोलते हैं उसमें कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे इक्वेशन लिखने का एक अल्ट 10 ऐसा कुछ है, सर से पूछना पड़ेगा आनंद से, तो इक्वेशन लिखने का ऑप्शन देता है वो, नहीं हमको नहीं पता था, याद नहीं हमको, वो विंडोज 10 में मिल जाएगा वो तुरंत से, वहाँ पे है, वहाँ पे हम एडिट किए हैं इसलिए हमको याद है, हो गया। Yes, sir. चलो क्लास कर लो। Thank you.